बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पोइम पढ़ी थी ब्रोकन इमेजेस, उसके हमने पोइम वर्ड्स मीनिंग्स ट्रांसलेशन और कुछ क्वेश्चन उसके अंदर हमने किए थे। तो बाकी आज हमने उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एडिशनल एक्सरसाइज में से, टेक्स्ट एक्सरसाइज में से और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटे कि पोइम के अंदर में से स्टैंजा 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के सिनोनिम्स और 1 नंबर के एमसीक्यू। तो ये चीजें जो हमने कवर करनी होती हैं बोर्ड के पेपर के लिए, तो उसके लिए हमें पूरी पोइम की ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग्स ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिनोनिम्स और उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये हर स्टैंजे का अलग अलग आना ये जरूरी है। तो हमने क्वेश्चन पोइम के साथ जब हमने पोइम पढ़ी थी तो उसके पोइम के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमने आगे स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट्स फेल हिम। वो पर्सन बेटे पोइम के अंदर जो हर स्टैंजे के पहली लाइन के अंदर पोइट ने जिस कैरेक्टर को रखा, जिस पर्सन को रखा, उसके ऊपर कि जब एक पर्सन अपने नाकाम हो जाता है, नाकामी का उसे सामना होता है, तो वो अपने सेंसेस, अपने होश, अपने हवास के ऊपर क्यों शकू को शुभात करता है। तो इसका है बेटे, द क्विक पर्सन थिंक्स दैट हिज फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट। ये जो क्विक पर्सन होता है, तेज चालाक, अपने आप को तेज तराज समझने वाला जो पर्सन होता है, वो ये समझता है कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई शक व शुबा नहीं है, शक व शुबा से बालातर हैं। व्हेन हिज फाइंडिंग्स प्रूव रॉन्ग, और जब बेटे उसके बनाए गए रिजल्ट्स रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं, उसकी फाइंडिंग्स रॉन्ग हो जाते हैं, ही गेट्स कंफ्यूज्ड एंड क्वेश्चन हिज सेंसेस। वो बैठ के सर पकड़ के बैठ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो अपने हवा से बाख्ता के ऊपर वो फिर क्वेश्चन करने लगता है, शकू को शुभात करने लगता है। वजह क्या होती है कि वो चीजों को इग्नोर करता जाता है। जब इग्नोर करता जाता है तो फिर वो परेशान ठहरता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटे। उसके बाद है मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 3, हु इज इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो कौन सा पर्सन है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए, कंफ्यूजन के अंदर अंडरस्टैंडिंग तलाश करनी चाहिए कि कोई परेशानी है, टेंशन है, तो वो उसमें से अपनी अंडरस्टैंडिंग को निकाल ले, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कौन सा पर्सन है, कौन सा कैरेक्टर है। द क्विक पर्सन ट्रस्ट इज क्लियर इमेजेस। वो ही पॉइंट वाली बात बार दोबारा रिपीट हो रही है कि जो क्विक पर्सन होता है, तेज तराज चालाक आदमी होता है, वो अपने वाज़ेह तस्वुरात के ऊपर, क्लियर इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है। ही थिंक्स दैट हिज फाइंड्स नहीं बेटे, ये वर्ड क्या है जी, फाइंडिंग्स, कि हिज फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट, कि उसकी जो फाइंडिंग्स है बिल्कुल ठीक है। व्हेन हिज फाइंडिंग्स प्रूव रॉन्ग, जब उसकी फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स गलत साबित होते हैं, ही गेट कंफ्यूज्ड ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कंफ्यूज होकर बैठ जाता है। वो उसको समझ नहीं आती अब करना क्या है और मुझे करना क्या चाहिए था और करना क्या है। उसके बाद बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम। ये जो ब्रोकन इमेज पोएम है, इसका बेटे मॉरल लेसन क्या है, इसके अंदर पोइट जो है उसने कौन सा हमें इखलाकी सबक दिया है, इसको जरा देखते हैं। द पोइम टेल्स अस, पोइट कह लें या पोइम कह लें एक ही बात है, पोइम पोइट की कही हुई बात ही होती है। द पोइम टेल्स अस दैट वी शुड नॉट अज्यूम फैक्ट्स। अज्यूम, जैसा कि पोइम के अंदर भी बेटे मैंने आपको बताया था, फर्ज करना। देखें, एक बहुत बड़ी रियलिटी है, किसी भी फैक्ट को बगैर छानबीन के, बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च के अज्यूम कर लेना, फर्ज कर लेना कि जी ये सब ठीक है, तो ये ठीक नहीं होता। जब तक कि आप उसके ऊपर रिसर्च ना कर लें, तहकीक ना कर लें, जब तक उसके ऊपर आप मेहनत ना कर लें, काम ना कर लें, उस वक्त तक किसी भी फैक्ट को अज्यूम कर लेना ये इंतहाई नुकसानदेह है। ये चीज हमें किसी भी इंसान को ये चीज जो है, फैक्ट्स को अज्यूम कर लेना, ये किसी भी इंसान को बेटे फेलियर की तरफ लेके जाती है। फेलियर की तरफ लेके जाती है ये चीज।
वी शुड मेड अ थॉरो रिसर्च टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। थॉरो रिसर्च, हमें एक मुकम्मल और अच्छी तहकीक कर लेनी चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, इस किस्म की जो मेहनत होती है, सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, इस किस्म की जो मेहनत होती है, एंड्स आर कन्फ्यूजन, ये क्या करती है, हमारी कन्फ्यूजन को खत्म कर देती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी कन्फ्यूजन वहां पे खत्म हो जाती है। एंड मेक अस शार्प, और हमें एंड मेक अस शार्प, और उससे हम उसके बाद हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये है जी इसका मॉरल लेसन हो गया जी। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो है वो 5, व्हाट कंक्लूजन डज द पोइट ड्रा इन द लास्ट स्टैंजा। जब हमने पोइम पढ़ी तो पोइट एक फ्लो के साथ चलता गया। जैसा कि आपको पता है बेटे कि कोई भी पोइट जो है जब वो पोइम लिखता है तो वो ऊपर से एक बात शुरू करता है और उसका फ्लो लेकर अपने आखिरी स्टैंजे की तरफ, उसका जो लास्ट स्टैंजा होता है, जो लास्ट वर्सेस होती हैं, उसके अंदर ऊपर की गई पूरी बात का उसके अंदर वो निचोड़ दे देता है, गिस्ट दे देता है, समरी दे देता है। अपनी पूरी बात को जब सम अप करने लगता है तो एक पंच। बेटे उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कंक्लूजन डज द पोएट ड्रा इन हिज लास्ट स्टैंजा। सबसे पहले तो बेटे सॉरी, वो थोड़ा कैमरे के अंदर प्रॉब्लम आ गया था, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा रुक के वो दोबारा वो थोड़ा सेटिंग करनी पड़ी। तो वो ये उसी लेक्चर के साथ ही ये वो है चल रहा है इसका। तो कि उसका जो कंक्लूजन है क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बेटे क्लासेस के अंदर बताता रहा हूं कि बेटे कोई भी पोइम होती है ना, तो उसके अंदर पोइट जो है अपनी बात स्टैंजा नंबर 1 से शुरू करके उस फ्लो को हमेशा लास्ट स्टैंजे की तरफ लेके जाता है। जैसे एक पेंटिंग होती है, एक आदमी एक पेंटिंग बनाता है, तो वो पेंटिंग बनाता जाता है। पूरी पेंटिंग सेट करने के बाद जब पूरी पेंटिंग सेट हो जाती है तो वो एक उसका जो पेंटर होता है वो आखिरी एक स्ट्रोक लगाता है। जैसे ही वो आखिरी एक स्ट्रोक लगाता है तो उससे क्या होता है, पूरी पेंटिंग उठ जाती है, पूरी की पूरी चीज जो है वो क्लियर और नुमाया हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह उसके अंदर की उसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन पूरी पोइम का जो आखिरी फ्लो होता है, उस फ्लो को कहते हैं बेटे कंक्लूजन। व्हेन द शार्प पर्सन फाइंड्स हिज फाइंडिंग्स रॉन्ग, वो शार्प पर्सन, तेज तराज आदमी, चालाक आदमी जब अपने आप की अपनी उस फाइंडिंग को गलत पाता है, ही बिकम्स कंफ्यूज, तो फिर वो परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। वाइल द डल पर्सन हु वाज कंफ्यूज्ड एट द बिगिनिंग, लेकिन वो आदमी जो सुस्त होता है स्टार्ट के अंदर, शुरू के अंदर, तो वो कंफ्यूज होता है, उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, परप्लेक्सिटी होती है, परेशानियां होती हैं, टेंशन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो स्लो एंड स्टडी मेहनत करता जाता है, चीजों को क्लियर करता जाता है, समझता जाता है, चीजें उसके सामने क्लियर, और वो सक्सेसफुल होता जाता है स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइंड्स हिज फाइंडिंग्स करेक्ट, उसकी फाइंडिंग्स करेक्ट हो जाती हैं। ही रादर बिकम्स शार्प एंड क्विक, वो कामयाब भी ठहराया जाता है, समझदार भी ठहराया जाता है, उसके अंदर विजडम भी होती है, उसके अंदर कॉमन सेंस भी होती है। तो बेटे ये क्वेश्चन इसके टेक्स्ट बुक के, उसके बाद बेटे जो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ये बताए थे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18, 14, 15, 16 और 17, 18, ये क्वेश्चंस न्यू बुक के मुताबिक आपने ये करने थे, जो 2019 वाला एडिशन है और 2020 वाला जो एडिशन है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे मुकम्मल हो गए, सिनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग टेक्स्ट के साथ ही आप लोगों को करवा दिए थे। अब जो क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में जैसे आता है 5 नंबर का, आपको पहले बता रखा है बेटे स्टैंजा, तो वो जो स्टैंजा आता है बेटे, तो वो स्टैंजा उसके अंदर उसने क्या क्या चीजें हमसे डिमांड की होती हैं, एग्जामिनर ने क्या चीजें पूछी होती हैं, वो इस लाइन को अगर आप थोड़ा एहतियात से, जैसे क्लासेस के अंदर भी समझाया था, यहां समझ लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब बेटे कि हमने यहाँ पे बेटे ये जो स्टैंजा दिया गया है, गिवन स्टैंजा जो है, उसमें से हमने एक्सप्लेनेशन भी बतानी है बेटे, रेफरेंस भी बताना है, उसके बाद बेटे कॉन्टेक्स्ट भी बताना है, ये 3 चीजें। लेकिन सबसे पहले जो आप ये नंबर 1 पे जो हेडिंग है वो आप लिखेंगे जी रेफरेंस। सबसे पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस का 1 नंबर होता है, कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर और 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें आपकी अगर ठीक होंगी तो 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नंबर 1 रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर आपने सिर्फ 2 चीजें लिखनी होती हैं बेटे, नंबर 1 पोइम का नाम, नंबर 2 पोइट का नाम, लेकिन उसको एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर। किस तरह से, जैसे ये मैंने लिखा है जी, इसको जरा देखें, दीज लाइन्स या दिस स्टैंजा भी आप कह सकते हैं, आप फिर दीज नहीं लिखेंगे, दिस लिख, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ब्रोकन इमेजेस, ये इसको अंडरलाइन भी कर दें, इंक भी चेंज कर दें, ये मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, थोड़ा सा पेपर का फॉर्मेट जरा अच्छा बन जाता है अगर आप वहां पे
पोइम के नाम के ऊपर आके और पोइट के नाम के ऊपर अगर आप इंक को चेंज कर देंगे, यानी मार्कर यूज कर लेना बेटे। इन ब्रोकन इमेजेस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, रॉबर्ट ग्रेव्स को भी मेरे बेटे जरा अंडरलाइन भी और इंक भी इसकी चेंज कर दें। बस ये दो चीजें आ गई, आपने पोइम का नाम भी बता दिया, पोइट का भी। अगर बेटे रेफरेंस आपका ठीक होगा तो बेटे कॉन्टेक्स्ट भी चेक होगा और एक्सप्लेनेशन भी चेक होगी। अगर बेटे आपने रेफरेंस के अंदर पोइम का नाम गलत कर दिया या पोइट का नाम गलत कर दिया या दोनों आपने गलत कर दिए, तो दोनों सूरतों के अंदर बेटे, तीनों सूरतों के अंदर बेटे आपके पूरे 5 मार्क्स गए। कॉन्टेक्स्ट के और एक्सप्लेनेशन के मार्क्स उस वक्त मिलेंगे बेटे जब आपके रेफरेंस के अंदर पोइम का नाम और पोइट का नाम, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, अगर ये ठीक होंगी तो आगे पेपर मार्क होगा आपका। पेपर नहीं मतलब ये क्वेश्चन मार्क होगा। अगर आपका रेफरेंस ही गलत है तो बेटे आगे पेपर मार्क नहीं होगा, 5 में से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बेटे रेफरेंस के बाद आ जाए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जी? कॉन्टेक्स्ट में बेटे दरअसल स्याको सबाक जिसे आप कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेटे जो स्टैंजा आपके पास गिवन है, उस स्टैंजे से पहले क्या बात हुई है, उस स्टैंजे के बाद क्या बात, उस स्टैंजे के अंदर उससे पहले और उसके बाद क्या बात हुई है। इसमें क्या होता है, यानी यूं समझ लें पूरी पोइम का जो है वो दरअसल थीम आ जाता है, खुलासा आ जाता है, उसका निचोड़ आ जाता है। तो इसको जरा देखें और इसका आपने स्टार्ट कैसे लेना है, इन दिस पोइम। क्योंकि बेटे अब आप पोइम की बात कर रहे होते हैं, दरअसल आप उसे एक स्टैंजे की बात नहीं कर रहे होते आप, तो इधर आपने इन दिस स्टैंजा नहीं लिखना, इन दिस पोइम द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द शार्प पर्सन। इस पोइम के अंदर पोइट जो है वो एक शार्प पर्सन के साथ, जैसा कि हमने पोइम के अंदर पढ़ा, अपना मवाजना करता है। द शार्प पर्सन हैज क्लियर इमेजेस, जो शार्प पर्सन है उसके तस्वुरात बहुत वाजे हैं। ही अज्यूम्स रेलेवेंसी ऑफ हिज फाइंडिंग, वो फाइंडिंग्स के अंदर चीजों को अज्यूम कर लेता है, सपोज कर लेता है, फर्ज कर लेता है और इग्नोर करता रहता है। हिज फैक्ट्स फेल हिम, और फिर क्या होते हैं जी, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसे नाकाम ठहराते हैं। ऑन द अदर हैंड द पोइट इज डल एंड हैज ब्रोकन इमेजेस, पोइट जो है वो सुस्त भी है और उसके तस्वुरात भी शिकस्ता है। ही मिसट्रस्ट हिज इमेजेस एंड फाइंड्स द ट्रूथ, वो अपनी इमेजेस के ऊपर मिसट्रस्ट करता है, यानी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करता और फिर वो सच्चाई को पा लेता है। तो बेटे ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये 5 से 6 लाइनों के अंदर, 8 लाइनों के अंदर अगर आप इसको मुकम्मल कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है बेटे। उसके बाद आ जाएं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अब इस स्टैंजा के अंदर क्या बात किया जी, इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट ही इज डल। पोइट ये कहता है कि वो सुस्त है, उसकी स्पीड कम है, स्लो है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ पर्सन विद अ शार्प माइंडेड पर्सन, और वो अपना मवाजना करता है जी अ शार्प माइंडेड पर्सन, एक शार्प माइंडेड पर्सन जो अपने आप को तेज तराज समझता है, इंटेलेक्चुअल समझता है, उसके साथ मवाजना करता है। द पोइट सेज दैट ही इज डल इन हिज थिंकिंग, वो पोइट ये समझता है कि वो अपनी चीजों के अंदर क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है और वो मेहनत करते हैं। एंड हिज इमेजेस आर वेग, और उसके जो तस्वुरात हैं वेग, गैर वाजे, कि वो गैर वाजे हैं। द अदर पर्सन टेक्स प्राइड इन हिज क्लियर इमेजेस, जबकि वो क्या करता है, जो दूसरा पर्सन है वो अपने क्लियर इमेजेस के ऊपर टेक प्राइड, फख्र करता है, मगरूर हो जाता है। एंड क्विक अप्रोच, और उसकी जो अप्रोच होती है वो क्विक होती है, तेज तराज होती है। ही ट्रस्ट हिज इमेजेस एंड अज्यूम द रेलेवेंसी ऑफ हिज फाइंडिंग, वो क्या करता है जी, अपने इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। एंड अज्यूम्स रेलेवेंसी ऑफ हिज फाइंडिंग, और अपनी फाइंडिंग की रेलेवेंसी के ऊपर, दुरुस्तगी को सपोज कर लेता है। फिर क्या होता है, हिज फैक्ट्स फेल्स हिम, उसके वो हकीकत में नाकाम हो जाता है। ही गेट्स कंफ्यूज्ड एंड डल इन अंडरस्टैंडिंग, और वो फिर अंडरस्टैंडिंग के अंदर कंफ्यूज भी रहता है, परेशान भी होता है। और इस तरीके से बेटे इसके अंदर आप जो पोइम का थीम हमने क्वेश्चंस के अंदर भी पढ़ा था बेटे, और पोइम के आप की बुक के अंदर पोइम के अंदर जो मेन आइडिया दिया गया, थीम दिया गया बेटे, उसको भी आप एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन याद रखें, जितनी आप मैक्सिमम सही और उसके अंदर कोटेशन डाल के करेंगे उतना ज्यादा आप वो इफेक्टिव होगी और इंप्रेसिव होगी। तो इसके बाद बेटे स्टैंजा नंबर 2, 3, 4 से लेके स्टैंजा नंबर 7 तक रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो सेम रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। स्टैंजा नंबर 1 से 7 तक यानी पूरी पोइम के अंदर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन आप
न्यू बुक के अंदर, बेटे ओल्ड बुक से नहीं करनी, न्यू बुक के अंदर जो मैक्सिमम, यहां चूंकि जगह की कमी थी, ज्यादा लिखने के लिए स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है बेटे। लेकिन आपने उस बुक के अंदर, जो न्यू बुक के अंदर मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दी गई है मेरे बेटे, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे और स्टैंजा नंबर 7 तक तो ये पोइम आपकी जो है वो मुकम्मल हो गई। क्वेश्चन आंसर, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन का मेथड भी बेटे आपको समझा दिया और पोइम की टेक्स्ट ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स भी आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको कल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।